नमस्कार, मैं एनके सिंह। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मेरी पीढ़ी में किसी धड़ पर कोई चेहरा न था। कल आने वाला इतिहास आज हम चुप रहेंगे तो हमें बहुत हिकारत से देखेगा। एक घटना हुई है। ये 3 घटनाओं के क्रम को हम आपको बताते हैं और तब पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते? मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल में जो आजकल कहते हैं फलाना पब्लिक स्कूल, उसमें जो प्रिंसिपल थी या मालकिन थी, उसने एक मुसलमान बच्चे को पहाड़ा गलत लिखने के नाम पे उसको हर बच्चे से पिटवाया, थप्पड़ मरवाया। जो धीरे से मारता था उसको डांटती थी कि तेज मार, और जब मुंह लाल हो गया तो कहा आप कमर पे मार। और ये साथ में कहा, ये वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ है। साथ में ये भी कहा कि ये मोहम्मदन के बच्चे जो हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ से निकल जाए, वो कहीं और चले जाए। मतलब कि वो मुस्लिम बच्चा था, 8 साल का था, उसको स्कूल में बाकी बच्चों से पिटवाया। सुनने में ये सामान्य सी घटना हो सकती है, लेकिन ये वो कैंसर बता रही है, वो मवाद बहता हुआ बता रही है जो दूर कहीं कैंसर का इशारा कर रहा है। सवाल इसका नहीं कि वो महिला क्या कर रही थी, उस महिला के दिमाग में ये आया कैसे होगा कि मुसलमान बच्चा अगर पहाड़ा गलत लिखता है तो ये सारे मुसलमान यहां से चले जाए, कहीं और जाके पढ़े। हम नहीं चाहती कि मुसलमान हमारे यहाँ रहे। कैसा ये जहर होगा जो दिमाग में पनप रहा होगा? यही जहर तो चेतन चौहान के दिमाग में भी था, जो आरपीएफ का कांस्टेबल था, जिसने कि अपने बंदूक से सिर्फ पॉलिटिकल कुछ डिबेट हुआ, चुन चुन के 3 मुसलमानों को दूसरे डिब्बे में जाके पहचान के 3 मुसलमानों को मारा, अपने बॉस को मारा। अब यहां पे 2 चीजें हैं। जब उसने मारा इन 4 लोगों को सरकारी बंदूक से, सरकारी राइफल से, अब जानते हैं राइफल की ताकत कितनी होती है, तो चिथड़े उड़ गए उनके। और वो कह के मारा उसने कि ये हिंदू मुसलमान वाला मामला है, ये सब यहां से चले जाए। लेकिन छिपाया सरकार ने ये कह के कि साहब वो छुट्टी ना मिलने से, प्रमोशन ना मिलने से नाराज था अफसरों से। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया, अभी कोर्ट ने एक फौरी जमानत के दौरान उसने जो कोर्ट ने कहा वो बड़ा अच्छा था कि भाई अगर वो नाराज था, तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो अफसर को अपने सीनियर को मारता तो समझ में आता है। वो चुन चुन के मुसलमानों को क्यों मार रहा था? नाराजगी का ये कौन सा डायमेंशन है? उसी तरह ये महिला, आप जरा सोचिए किस तरह की जहनियत होगी, दिमाग होगा कि उसने एक मुस्लिम बच्चे को पिटवाया, मुंह लाल हो गया तो कमर पे पिटवाया, और इस बात का वीडियो भी उसके सामने ही बना। और उसने कहा कि मुसलमान यहां से निकल जाए तो अच्छा है, ये हमारे स्कूल में ये सब नहीं चाहिए, ये उसने कहा। आपने नूह की घटना देखी है? नूह की घटना में कितने लोग मरे, कितने घर उजाड़े गए, लेकिन कहा क्या गया? नूह की घटना में जितने घर उजड़े, उसके बाद बुलडोजर कहां चला? ये स्टेट का ऑपरेशन था। तो जो जो हमें पॉइजन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रहा है, वो कई डायमेंशन से आ रहा है। हमने देश प्रेम को टर्मिनस बनाया हिंदू प्रेम से, और अगर आप वंदे मातरम नहीं करते हैं, एक खास तरीके से नहीं करते हैं, तो आप भारत विरोधी हैं। और ये बता के कहा गया कि साहब अगर आपको टर्मिनस कर दिया गया, जहां पे हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म का जहां पे सीमा आती है, वहीं एक रूलिंग पार्टी की आती है, वहीं राष्ट्र का आता है, वहीं पे गवर्नेंस का आता है। और अगर आप इसमें से कोई भी एक कहते हैं कि गलत है, तो माना जाएगा कि पांचों गलत हैं। ये इसके पीछे मुराद है।
आपके दिमाग को पॉइजन किया गया और इस कदर पॉइजन किया गया कि आप समझ भी नहीं सकते कि मुझे हुआ क्या है और आप ये कांड करते रहेंगे। तो आपने देखा ये आरपीएफ का सिपाही, ये मोहतरमा जो प्रिंसिपल थी अपने कॉलेज की, इनका ये आलम है। आपने नूह में देखा हिमाकत की फिर से रैली की जाएगी एक वर्ग द्वारा, विश्व हिंदू परिषद वो रैली कराएगा और वो कह भी रहा है कि साहब ये स्वतंत्रता है हमारी, कौन रोक लेगा हमें, हम रैली कराएंगे। उसको नहीं मालूम है कि 144 इसी स्वतंत्रता को बाधित करता है। दफा 144 आप वायलेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अस्तित्व में है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन वो उसका उसका नया का संविधान की परिभाषा है कि वो ये करेगा। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि जो मानसिकता उस आरपीएफ कांस्टेबल के थी, वही मानसिकता ये मोहतरमा प्रिंसिपल की है और वही मानसिकता देश के एक बड़े भाग की है। मुझे याद आता है जब नाजी ये पूरा सब हुआ तो एक घेटोइजेशन का प्रोसेस चला। आज यहां भारत में घेटोइजेशन ही चल रहा है। कभी आप किसी संभ्रांत मोहल्ले में जाके देख लीजिए, यूपी में मुसलमानों का पॉपुलेशन 20.4%, लेकिन किसी भी मोहल्ले में आप जाके देख लीजिएगा कितने परसेंट वो रहते हैं। मेरे घर के सामने जो एक पॉश लोकेलिटी है, मैंने उसका तस्करा किया, उसको जब देखा तो टोटल जो मुसलमान थे वो 3% थे। जो सारा लिया गया तो 3%, जबकि आबादी उनकी 20.4% है। पूरे देश में 14% है, लेकिन इन मोहल्लों में वो नहीं मिलेंगे। ये घेटोइजेशन का उनको दहशत में डाल के एक घेटोज में डाल दो, एक ही मोहल्ले में वो रहें, उसी में बड़े हों, उसी में पले, उसी में जो कुछ भी हो। और फिर एक प्रक्रिया और हुई थी जो कि मिलती है जो जर्मनी में हुआ था। वो प्रक्रिया क्या है? जब जर्मनी में पोलैंड पे हमला किया जर्मनी में, तो वहां पे जितने भी यहूदी थे, जितने भी ज्यूज थे, उनको जबरदस्ती उनको मार पीट के उनको घेटोज में डाला गया और ये कहा गया कि साहब ये अच्छे मोहल्ले में रहेंगे तो ये गंदगी ये बीमारी फैलाते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं, इसको इसको इन मोहल्लों में नहीं रहना चाहिए। आपको याद होगा जब कोरोना हुआ था तो यही कहा गया था कि साहब असली बीमारी तो सुपर स्प्रेडर तो यही लोग हैं। और फिर एक सिलसिला चला कि वो थूक के रोटी बनाते हैं, वीडियोस भी जारी हुए। ये सब एक उसी साजिश का हिस्सा था जो लगातार चल रहा है। एक कम्युनिटी को किसी तरह से उसको डिमोनाइज कर दो, उसका राक्षसीकरण कर दो, ताकि वो घेटों से बाहर न निकल पाए। आपको हम ताजा आंकड़े बताएं। आपने देखा इस स्कूल की घटना जो ताजा है, जो कल की घटना है। 31 तारीख को दोनों घटनाएं हुई। 31 जुलाई को आपको याद होगा उस आरपीएफ जवान ने, चौहान ने 4 आदमियों को मार दिया, उसमें अपने एक सीनियर को मारा और 3 मुसलमानों को मारा। उसके अगले दिन नूह में घटना हुई और नूह में जो जुलूस जा रहा था, उसके पहले सोशल मीडिया में तमाम फेक वीडियोस चलाए गए ताकि कम्युनल पैशन फ्लेयर अप हो जाए। नूह में घटना हुई और अब फिर से उसको भड़काने की कोशिश की जाए, जो थोड़ा बहुत दबा हुआ था उसको फिर से एक बार भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो ये करना एक एक सटल तरीके से जरूरी हो गया है। ये आप गौर से देखेंगे अगर तो लगेगा कि ये इसके पीछे ये नॉर्मल नहीं है। पहले हमारे दिमाग को पॉइजन किया जा रहा है हिंदू मुसलमान करके और ये कहा जा रहा है कि नहीं वो यहां नहीं रहेंगे, जैसे कि वो एलियन है, वो दूसरे उसके हैं, वो अपना जहां जाना हो जाए, लेकिन वो यहां नहीं रहेंगे। ये एक लर्किंग सेंटिमेंट है जो लगातार आपके दिमाग में डाला जा रहा है। क्या इसको चुप बैठ के देखा जाए? मुसलमान बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ मदरसे में पढ़ेगा। मदरसों की हालत आप खराब है, उसमें हर मदरसे वाले को आप
भारत का विरोधी बताते हैं। अब इसके आगे आइए, किसी तरह बचते बचाते, और अगर किसी इस तरह के पॉश मोहल्लों में वो आ गया है, तो उनके बच्चे नीचे खेलने नहीं जाते। खेलने जाते हैं तो वो जो अपने बाकी बच्चे हैं उनके हिकारत के शिकार होते हैं, तो वो फिर वापस घरों में चले जाते हैं। अब इसका एक और डायमेंशन देखिए, अगर गलती से हाई स्कूल इंटर कर भी लिया, तो अभी ताजा रिपोर्ट है ये, सीबीएसई ने एक सेल बनाया है और हिंदुस्तान भर के बोर्ड से उसने फिगर लिया। ये फिगर काफी वो रिवीलिंग है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये हायर एजुकेशन स्टडीज में जब ये लोग जाने वाले हैं, हायर एजुकेशन स्टडी में, एनसीईआरटी का ये था। हायर एजुकेशन में आप ताज्जुब करेंगे कि 2019-20 में जितने लड़के, मुसलमान लड़के थे देश में, आबादी बढ़ी है, आप ही का दावा है कि आबादी मुसलमान की जबरदस्त बढ़ रही है, लेकिन हायर स्टडीज में जाने का, बीए ग्रेजुएशन में जाने का की संख्या उनकी कम हो रही है। आप कितना चौंकाने वाली बात है कि वो डर के मारे कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं। आपको दो कुछ आंकड़े दे, गुजरात इसमें सबसे आगे है, 31% कमी हुई है वहां मुसलमान बच्चों के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की, 31% कम हुई है। और हकीकत यह है कि 2020-21 में अगर हम पूरे सही आंकड़े आपको दें, तो 18,170 बच्चे थे जो कि जिनका कि दाखिला हुआ 20-21 में। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये है गुजरात का, ये गुजरात के आंकड़े हैं। और इसी के बरक्स अगर आप देखेंगे तो गुजरात में 31% सबसे ज्यादा है। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें मुसलमान बच्चों के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की संख्या घट रही है, यही स्थिति। लेकिन इसके ठीक उल्टा केरल में उनकी संख्या बढ़ी है, पश्चिम बंगाल में उनकी संख्या बढ़ी है। तो आप हर तरह से उनको गेटवाइज करके उनको वहां पे डाल देना चाहते हैं कि वो घर से बाहर ही ना निकल पाए। शिक्षा में यह स्थिति है। आप बाहर देख रहे हैं कि अगर उसने गलती से दाढ़ी लगा रखी है, तो कोई सीआरपी का जवान अपनी ऑफिशियल बंदूक से मार देगा। किस तरह का हम वातावरण तैयार कर रहे हैं, क्या इसके देखने के बाद जरूरत इस बात की नहीं है कि एक बार सोचा जाए कि हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह के हालात बनने लगे हैं। अगर यही हालात रहे तो देश का होगा क्या। तो मैं समझता हूं कि ये आज का जो हम आपसे मुखातिब हैं वो इसी को लेके हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और बड़ा अच्छा कहा कि स्कूल जैसे पवित्र जगह को नफरत का बाजार बनाना ये कितना खतरनाक होगा। और वाकई कम से कम स्कूल तो बचा लो। स्कूल की वो प्रिंसिपल अगर ये कहे कि ये मुसलमान यहां से निकल जाए तो अच्छा है, तो हम उसको क्या कहेंगे। एक जगह तो वहां पे कुछ कॉम्युनल हुआ एक स्कूल में, तो बुलडोजर स्कूल पे चलवा दिया, मध्य प्रदेश पे। लेकिन यूपी में जो हो रहा है, इसके बाद जानते हैं बीएसए ने क्या क्या, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सब जांच करेगी, कुछ अनियमितता पाएगी तो करेंगे कुछ। अब इसके बाद का जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। स्कूल में कोई अनियमितता नहीं हुई क्योंकि ये तो केस क्रिमिनल है। आप ताजुब करेंगे कि उस बच्चे के बाप ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो गांधीवादी था इसलिए कंप्लेंट नहीं किया है, हकीकत कुछ और है। उसने कहा नहीं नहीं, समझौता हो गया, मैनेजमेंट से समझौता, हम अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं स्कूल और कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। हाँ, कंप्लेंट कैसे करेगा। कंप्लेंट के लिए थाने जाना पड़ेगा, कंप्लेंट के बाद हर तारीख पे आना पड़ेगा। कर पाएंगे। तो अब वो उफ भी नहीं करते हैं। अब जब हम सताते हैं तो वो उफ भी नहीं करते। ये आलम हो गया है। आप इसको गौर से देखें, ये कितनी खतरनाक स्थिति बन रही है कि अब वो कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। उसके बच्चे को पीटा गया, तमाचे लगाए, और वो भी छात्र क्लासमेट्स ने लगाए, सहपाठियों ने लगाए, उसका मुंह लाल हो गया।
लेकिन उसका बाप कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लेंट करने का भी तो खामियाजा होगा ना। हम ऐसे उदीयमान भारत में रह रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, अमृत काल है, लेकिन देश कहाँ जा रहा है, इसकी मानसिकता अगर आप देखें, और ये एक बड़े वर्ग में फैल रही है। ये मवाद जो है, ये एक बड़े वर्ग में फैल चुका है। और आप जानते हैं, इस तरह के मानसिक मवाद जो होते हैं, ये आमतौर पे निकल नहीं पाते जल्दी से। दरअसल इसका हम अगर आपको वो बताएं साइंटिफिक रीजन, तो कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग नशा होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। जैसे सांप कोई बहुत ही तगड़े जहर वाला काट ले, तो वो आपके दिमाग के म्यू रिसेप्टर्स में बैठ जाते हैं, और चूंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन अगर आप बढ़ाएं, फ्लो बढ़ाएं, तो वो निकलता नहीं है म्यू रिसेप्टर से, और वो धीरे धीरे दिमाग को ब्लॉक कर देता है। ये जहर जो है, ये हमारे म्यू रिसेप्टर में दिमाग के घुस गया है, और इसका निकलना सामान्य काम नहीं है, इसका निकलना बेहद मुश्किल होता है। लिहाजा हमें सोचना होगा कि वायलेंट जर्क की जरूरत है। वायलेंट जर्क का मतलब अखलाकी तौर पे, जहनी तौर पे हमें उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो। ये हिंदू मुसलमान सत्ता के लोग कराते हैं, जब वोट चाहिए होता है तब कराते हैं। ये पॉलिटिक्स है, इससे बचो। इसको अपने बच्चों, क्योंकि वो टीचर जो कर रही है, जो बच्चे उसको तमाचा मार रहे हैं, कल वो बच्चे भी जवान होंगे, इसी भाव को लेके बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ काबिले बर्दाश्त आपको लगता है, तो आप जिए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, 15 मिनट में देश में गरम पिज्जा घर में आ जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा स्वागत दुनिया में होगा, लेकिन ये भारत करा रहा होगा। अगर आप इसको गौर से देखें, तो औरों को भी बताएं, और इस भारत को वाकई बदलने की कोशिश करें, जो ज़हनियत साफ रखे, अपना दिमाग साफ रखे। और ये तब हो जाएगा जब आप हकीकत असली कहां से, ये पॉलिटिक्स का है सब कुछ। ये क्यों इस तरह का पॉइजन हुआ है हाल के दौर में, पहले कभी ऐसा नहीं था। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा शेर है मलिक ज़ादा मंजूर का। तो वो शेर आपको मैं बस ये बता के छोड़ रहा हूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। कातिल की आपको तलाश करनी है, वो इस शहर में है नहीं। असली कातिल कौन है? लाशें तो पड़ी हुई हैं, सबके दिमाग में जहर वो पड़ा हुआ है, और वो एक्चुअली जिंदा लाश बन गए हैं। लेकिन कातिल आपको नहीं मिल रहा है। बस उस कातिल को तलाश कीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा, और ये लाशें फिर से जिंदा हो जाएंगी, और जिंदा होके सही काम करने लगेंगी। फिर कोई प्रिंसिपल धर्म के आधार पे पिटवाएगा नहीं, फिर कोई आरपीएफ का जवान बंदूक से दाढ़ी वालों को या एक खास कम्युनिटी को नहीं घायल करेगा या जान से मार देगा। और बहुत कुछ जो हो रहा है देश में, वो रुक जाएगा। लेकिन सिर्फ पहचानने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए